नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का एमसीक्यू सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का सेशन ह्यूमन हार्ट, एंडोक्राइन सिस्टम और जेनेटिक्स पर है। आज के सेशन में हम हमेशा की तरह 20 सवाल आपके सामने रखेंगे। 20 सवालों पर यह सेशन हमारा आज का होगा। एमपीपीएससी, पीएनएसटी, नीट और जो भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये प्रश्न आवश्यक होंगे। इन 20 सवालों को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको एक सुपरफिशियल नॉलेज हार्ट, एंडोक्राइन सिस्टम और जेनेटिक्स का दे ही दे। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है मनुष्य का, जिसमें ऊपर 2 आर्किल हैं, नीचे 2 वेंट्रिकल हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। ये सभी हार्मोन्स नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से जाने जाते हैं और इनमें प्रवाहन के लिए नलिकाएं नहीं होती। जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स के केस में माता पिता के लक्षणों का संतानों में पहुंचना कैसे पहुंचते हैं, इस पर आज सवाल आपसे हम पूछेंगे। तो शुरू करते हैं उन सवालों की श्रृंखला को। और जैसा हमने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो एमसीक्यू सेशन में पहले सवाल की ओर हम आपको लिए चलते हैं और पहला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका यानी ब्लड वेसल्स सामान्यतया यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका या ब्लड वेसल ज़्यादा मात्रा में यूरिया को ले जाती है? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह यकृत निवाहिका सिरा है? यकृत निवाहिका सिरा, या अंग्रेजी में इसको कहें तो हिपैटिक पोर्टल पेन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह यकृत सिरा है? अंग्रेजी में इसको हिपैटिक पेन कहते हैं। ये 2 परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया और पीएनएसटी में पूछा गया। यकृत निवाहिका सिरा है, यकृत सिरा है। और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या वह ब्रिक सिरा है या किडनी वेन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह यकृत धमनी है, लीवर आर्टरी है? पहला सवाल हमने आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा का परिवहन करती है? यदि आपने इस तथ्य को पढ़ा होगा तभी ये, क्योंकि उत्तर जो है थोड़ा थोड़ा करके अंतर में पूछे गए हैं। यकृत निवाहिका सिरा है, क्या हिपैटिक पोर्टल वेन है, क्या हिपैटिक वेन है, क्या किडनी के वेन है, क्या लीवर आर्टरी है? सही जवाब आप बताइएगा। दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, अंग्रेजी में इसको सिस्टोलिक कहते हैं।
सिस्टोलिक, या हिंदी में आप इसको प्रकुंचक कह सकते हैं, प्रकुंचक, एवं प्रसारक, एवं प्रसारक यानी डायस्टोलिक। दाब का अंतर, दाब का अंतर क्या कहलाता है? दूसरा सवाल है, सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक दाब का अंतर क्या कहलाता है? क्या वह हार्ट बीट है? हिंदी में कहेंगे हृदय स्पंदन है। क्या वह नाड़ी दाब है? सी कह रहे हैं क्या वह ब्लड प्रेशर है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रक्त में शुगर की मात्रा है? नाड़ी दाब का यहाँ मतलब वेसल्स प्रेशर्स आप कह सकते हैं, वेसल में जो प्रेशर है उसको कह सकते हैं। सिस्टोलिक हो जाए और डायस्टोलिक हो जाए। सिस्टोलिक का मतलब हार्ट सिकुड़ जाए और डायस्टोलिक का मतलब हार्ट फैल जाए। दाब का अंतर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? क्या वो हार्ट बीट है? क्या वह वेसल्स का प्रेशर है? क्या वह ब्लड का प्रेशर है? क्या रक्त में शुगर की मात्रा है? थोड़ा सा कठिन सवाल है, करने की कोशिश कीजिएगा। ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपसे पूछते हैं। तीसरा सवाल पूछा गया यूपीएससी में, फुटबॉल खेलने के बाद, जैसा सवाल लिखा था ठीक वही लिखा, फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई। और वो तेजी से सांस लेने लगा। इसका क्या संभव, इसका क्या संभव वैज्ञानिक कारण हो सकता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, भोजन जो उसने ग्रहण किया वो खत्म हो गया। क्या ये कारण हो सकता है? सोच विचार करके, तथ्यात्मक सवाल है, सोच विचार कर जवाब कीजिएगा। रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है, ब्लड का सर्कुलेशन वो पर्याप्त नहीं है, रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति
पर्याप्त नहीं है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं पसीने के द्वारा उसने बहुत सा पानी खो दिया है। फुटबॉल खेलने के बाद एक बंदा फुटबॉल खेल रहा था जिसका नाम रामू था। उसको थकान लगी और वह तेजी से सांस लेने लगा। इसका संभवतः वैज्ञानिक कारण क्या हो सकता है कि जो उसने भोजन किया वो खत्म हो गया। रक्त संचरण पर्याप्त नहीं है, काफी उत्तर नजदीक है। ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। पसीने के द्वारा उसने बहुत सा पानी खो दिया है। तो ये तीसरा सवाल। चौथे सवाल पर आइए। अंतःस्रावी ग्रंथियों इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। के श्रावण को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो निकलने वाला सेक्रेशन एंजाइम है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या निकलने वाला सेक्रेशन हार्मोन्स है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह निकलने वाला सेक्रेशन कैटालिस्ट है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह निकलने वाला सेक्रेशन शक्कर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या सेक्रेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या वो एंजाइम है, क्या वो हार्मोन है, क्या कैटालिस्ट है, क्या शुगर है। पांचवा सवाल। शैशव मतलब चाइल्डहुड, शैशव और बाल्य अवस्था में थायराइड ग्लैंड का बढ़ा हुआ होना कम वृद्धि या मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन या मानसिक मंदता की स्थिति को क्या कहते हैं? फिर से सवाल पढ़िएगा। शैशव अवस्था में जब बच्चा छोटा है और बाल काल में यदि वो आ जाए और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए या थायराइड हार्मोन्स बढ़ जाए तो कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को क्या कहेंगे? ये हमारा सवाल है। सोच समझकर प्रश्न पढ़ने के बाद जवाब करिएगा। क्या इससे उत्पन्न होने वाला रोग घेंघा होगा या जिसको ग्वाइटर बोलते हैं? क्या यह पेलाग्रा होगा? क्या यह स्कर्वी होगा? और क्या यह रोग रिकेट्स होगा? शैशव और बाल्यावस्था में थायराइड ग्लैंड का बढ़ा हुआ होना, कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति, मतलब ये रोग होगा यदि थायराइड बढ़ी तो उसको कौन सा रोग कहेंगे? क्या वो ग्वाइटर है, क्या वो पिलाग्रा है, क्या स्कर्वी है, क्या रिकेट्स है? छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर। एक सवाल प्रैक्टिकल सवाल पूछा, आप
प्रश्नों के प्रकार के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में हल्के से भय के साथ, हल्के से भय के साथ परीक्षा कक्ष में, जैसे कल जब एमपीपीएससी प्री की परीक्षा देते बच्चे गए होंगे, परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस क्षण आपकी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे ज्यादा सक्रिय होगी? ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह थायराइड है? क्या वह ओवेरियन ग्लैंड है? क्या वह पैनक्रियाज है? और क्या वह एड्रीनल है? जब आप परीक्षा भवन में अंदर जा रहे हैं और आपको ये खबर है कि पेपर आने वाला है, माने उसकी जो घबराहट है, उस समय कौन सी ग्रंथि सक्रिय होगी ये आपको बताना है। क्या थायराइड है, क्या ओवेरियन है, क्या पैनक्रियाज है, क्या एड्रीनल है? थायराइड को हिंदी में अबट ग्रंथि भी कहते हैं। आपके पेपर में अबट ग्रंथि भी लिखा था, तो आप सही जवाब इसका कीजिएगा 6वें सवाल का। चलते हैं 7वें सवाल पर। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन्स, इसके द्वारा स्रावित होते हैं। आपको यह बताना है कि ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा निकलता है। क्या वह लीवर की ग्लैंड से निकलता है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निकलता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायराइड ग्लैंड या अबट ग्रंथि से निकलता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एड्रीनल ग्लैंड या आधिवृक्क से निकलता है? ग्रोथ हार्मोन निकलता कहाँ से, ये आपको बताना है 7वें सवाल पर। आपको लिए चलते हैं 8वें सवाल पर। सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने उत्तर बॉक्स में रखिएगा। कितने उत्तर, लास्ट में हम आपको उत्तर बताएंगे, आपसे कितने उत्तर बने इसका फैसला आप खुद करिएगा। 8वें सवाल पर, आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो निम्न ग्रंथि के द्वारा उत्पादित
होता है? क्या वह अवट ग्रंथि है, यानी क्या वह थायराइड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एड्रीनल या अधिवृक्क है? क्या वह हाइपोथैलेमस है? या डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी है या मास्टर ग्लैंड है? हमने पूछा है यहाँ पर आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो निम्न ग्लैंड के द्वारा उत्पादित होता है। क्या वह थायराइड के द्वारा, क्या वह एड्रीनल के द्वारा, क्या वह हाइपोथैलेमस के द्वारा, क्या वह पिट्यूटरी के द्वारा? 9वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पीनियल ग्लैंड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायराइड ग्लैंड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह हाइपोथैलेमस है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी ग्लैंड है? निम्न में से कौन सी ग्लैंड शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है? ठीक से सवाल को पढ़िएगा। पीनियल ग्लैंड है कि थायराइड है कि हाइपोथैलेमस है कि पिट्यूटरी है? 10वां सवाल जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। आनुवांशिकता नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किस वैज्ञानिक ने किया? ये ऑप्शन दे रहे हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ह्यूगो डिप्रीस। सी ऑप्शन दे रहे हैं, टी.एच. मॉर्गन। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, जोहानसन। आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए, सवाल को ठीक से पढ़िए, आनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जो कंपोनेंट हैं उनमें जीन शब्द का चयन किस वैज्ञानिक ने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिप्रीस, टी.एच. मॉर्गन और जोहानसन ने। 11वां सवाल, मेंडल ने
मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को निर्धारित किया था? ए ऑप्शन दे रहे हैं 2, बी ऑप्शन दे रहे हैं 5, सी ऑप्शन दे रहे हैं 7 और डी ऑप्शन दे रहे हैं 9। मेंडल ने पादपों यानी प्लांट्स में कितने प्रकार के हेट्रोगैमस कैरेक्टर्स को डिफाइन किया? 2, 5, 7, 9। सोच समझ कर जवाब कीजिएगा। 12वां सवाल, एकल लक्षण के साथ संकरण प्रयोग करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं डाई हाइब्रिड, बी ऑप्शन दे रहे हैं मोनो हाइब्रिड, सी ऑप्शन दे रहे हैं मोनो जायगोटिक और डी ऑप्शन दे रहे हैं डाई जायगोटिक। एकल लक्षण के साथ जब क्रॉस कराया जाए तो इसको क्या कहोगे आप? क्या वो डाई हाइब्रिड है, क्या मोनो हाइब्रिड है, क्या मोनो जायगोटिक है या डाई जायगोटिक है? 13वें सवाल पर आपको लिए चलते हैं। एक युग्मक में होते हैं युग्मक मतलब गैमीट में होते। सोच समझकर जवाब कीजिएगा। एक जीन के 2 युग्म विकल्पी, बी ऑप्शन दे रहे हैं एक जीन का एक युग्म विकल्पी, सी ऑप्शन दे रहे हैं एक जीन के सभी युग्म विकल्पी और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ बताना है कि एक गैमीट में होता क्या है। एक जीन होगा तो उसके क्या 2 पेयर्ड एलीलीज होंगे। एक जीन होगा तो क्या एक युग्म विकल्पी होगा। एक जीन के साथ सभी युग्म विकल्पी होंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। यदि आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उत्तर बनेगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा। जेनेटिक्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये था हमारा 13वां सवाल। 14वां सवाल, आनुवांशिकी
वांशिकी के जनक कौन है? आपको बताना है क्या वो मोर्गन है। बी ऑप्शन में आपको बताना है क्या वो मेंडल है। सी ऑप्शन में आपको बताना है क्या वो डार्विन है। और डी ऑप्शन में बताना है क्या वो हचिंसन है। आनुवांशिक के जनक कौन है, फादर कौन है, ये आपको बताना है। क्या वो मॉर्गन है, क्या वो मेंडल है, क्या वो डार्विन है, क्या वो हचिंसन है। 15वां सवाल, मेंडल ने किस पर कार्य किया? मेंडल ने किस पर कार्य किया? ए ऑप्शन दे रहे हैं पाइसम, बी ऑप्शन दे रहे हैं सोलेनम, सी ऑप्शन दे रहे हैं लेथिरस और डी ऑप्शन दे रहे हैं डोलिकोस। मेंडल ने किस पर कार्य किया है? किस प्लांट का नाम ये पूछ रहा है। क्या वो पाइसम है, क्या वो सोलेनम है, क्या वो लेथिरस है, क्या वो डोलिकस है। 16वां सवाल, अचानक होने वाला, सडन, अचानक होने वाला वंशागत परिवर्तन कहलाता है। अचानक सडन परिवर्तन क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेशन है, पुनर्योजन है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह उत्परिवर्तन है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं प्राकृतिक चयन है, नेचुरल सिलेक्शन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह आइसोलेशन या पृथक्करण है। अचानक कोई परिवर्तन हो जाए जेनेटिक्स में, अचानक दिखे हो, क्या कहलाएगा? पुनर्योजन है, उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक चयन या पृथक्करण है। 17वां सवाल, मनुष्य के लिंग का निर्धारण होता है। ए, सेक्स क्रोमोसोम, जो पिता द्वारा स्थानांतरित होते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम जो माता द्वारा स्थानांतरित सी ऑप्शन दे रहे हैं आ और बा, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन दे रहे हैं नन, यानी कोई भी नहीं।
मनुष्य में लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम में पिता के द्वारा स्थानांतरित होता है, सेक्स क्रोमोसोम में माता के द्वारा स्थानांतरित होता है। ये और भी दोनों हो सकते हैं क्या? या डी में कहा नन। 18वां सवाल, जेनेटिक्स के जो चैप्टर हैं उन जेनेटिक्स के सारे चैप्टरों को पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा है यदि आपने तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम जेनेटिक्स आपको उसका वीडियो अपलोड करके फिर से पढ़ाएंगे। एक सवाल यूनिवर्सिटी और यूपीएससी नीट तीनों में पूछा गया। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से एक बच्चा अपने माँ की आवाज़ की अभिलाक्षणिक ध्वनि को किस प्रकार से पहचान सकता है? ये ऑप्शन दे रहे हैं इंटेंसिटी से या फ्रीक्वेंसी से, तीव्रता से, पिच से, सी ऑप्शन दे रहे हैं ध्वनि की क्वालिटी से, गुणता से, और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त सभी से। निम्नलिखित में से एक बच्चा अपने माँ की आवाज़ को अभिलाक्षणिक ध्वनि को किस प्रकार पहचान सकता है? क्या वो तीव्रता देखता है उसकी? क्या वो आवाज़ की पिच को पकड़ता है? क्या ध्वनि की गुणता को देखता है? क्या उपयुक्त सभी से? 19वां सवाल, आनुवांशिक के नियमों के जनक आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? ए डार्विन है, बी ऑप्शन दे रहे हैं लैमार्क है, सी ऑप्शन दे रहे हैं मेंडल हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं लीनियस है। आनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है? क्या डार्विन है? क्या लेमार्क हैं? क्या मेंडल हैं? क्या लीनियस हैं? और आज के सेशन का अंतिम सवाल, 20वां सवाल, मेंडल आनुवांशिकी के नियम किसके कारण बना सके? तथ्यात्मक सवाल है, किसके कारण? ए ऑप्शन दे रहे हैं आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण किया, आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण किया। बी ऑप्शन दे रहे हैं उसके गणित और उनके गणित और विज्ञान के
विज्ञान से। सी ऑप्शन दे रहे हैं एक समय में एक ही लक्षण को लेकर। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं उपरोक्त में कोई। मेंडल ने आनुवंशिकी के नियमों में किसके कारण, आनुवंशिक के नियम किस चीज के कारण, कौन सी चीज का आधार बना करके वो बना पाए, आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण किया। उनकी गणित और विज्ञान के ज्ञान से एक समय में एक ही लक्षण को लेकर के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 20वां और अंतिम सवाल था। इसका भी उत्तर संभवतः आपने कर लिया होगा। तो अब हम सीधे उत्तर की ओर आपको लिए चलते हैं। पहले सवाल का उत्तर बताएं आपको। अब आप अपना उत्तर चेक कीजिएगा। पहले प्रश्न का सही जवाब था निम्नलिखित में से कौन से रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया को ढोने की एक ही वेन है और वो कहलाती है हिपैटिक वेन या लीवर वेन इसको बोलते हैं। दूसरा सवाल था सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच वेसस प्रेशर या नाड़ी दाब अंतर कहलाता है। इसका फार्मूला भी है, पढ़िएगा इसको। फुटबॉल खेलने के बाद रामू को थकान महसूस हुई और वो तेजी से सांस लेने लगा। इसका क्या वैज्ञानिक कारण हो सकता है? तो जब तेजी से सांस ले रहा है इसका मतलब है ऊर्जा और चाहिए उसको, और ऊर्जा निर्माण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को कुछ नहीं है, एंजाइम तो कह नहीं सकते, उत्तेजना ये उत्प्रेरक कह नहीं सकते, शुगर बनेगी नहीं, हार्मोन्स कहते हैं उनको। 5वां सवाल है शैशव और बाल्यावस्था में थायराइड ग्लैंड का बढ़ा हुआ होना कम वृद्धि या मानसिक मंदता की स्थिति को घेंघा रोग के नाम से जानते हैं। जिसका घेंघा बढ़ जाता है उसमें लंबाई भी नहीं बढ़ती है और उसकी बुद्धि जो है वो बहुत कम काम करती है। तो ये गुण है। आप प्रश्नों के बारे में हल्के से भय के साथ जब परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हैं तो आपातकालीन हार्मोन बनाने वाली एक ही ग्लैंड है और वो किडनी के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड कहलाती है। ग्रोथ हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होता है। 7वां सवाल जो था उसमें एक ही ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन बनाती है। उस ग्रोथ हार्मोन को हम कहते हैं पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। आयोडीन हार्मोन एक महत्वपूर्ण घटक है जो निम्न ग्लैंड के द्वारा बनता है, वो है अबट ग्रंथि। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि एक है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन T4 और ट्राईआइडोथायरिन T3 थायरोकैल्सिटोसिन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। याद कर लेना, इसकी पूरा पढ़ लेना। अक्सर इस पर सवाल आते हैं जिससे शरीर में ऊर्जा, क्षय, प्रोटीन उत्पादन, अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। 9वां सवाल है निम्न में कौन सी ग्लैंड शरीर में ताप को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस से निकलने वाली जो हार्मोन होता है वह भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण करता है। यह आप लोग को कई बार हमने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया भी है। 10वां सवाल अनुवांशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जीन पद का चयन किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये थे W जॉनसन और 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जीन अनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है, जबकि ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इस प्रकार ह्यूगो डे ब्रिज ने 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के मेंडल ने तीनों नियमों की पुष्टि की थी। इसको विस्तार से पढ़िएगा। 11वां सवाल है मेंडल ने मटर के पादपों में कितने प्रकार के विषम लक्षणों को आपकी किताब पर लिखा होगा? ये लक्षण थे 7। मेंडल ने विभिन्न प्रयोगों के बाद मटर के 7 जोड़ी गुणों, बीज की आकृति, ध्यान से सुनो, बीज की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पौधों की लंबाई को चुना। जो हम 7 लक्षण बता रहे हैं इनको याद रखना, जिसमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता है। इसी कारण उन्होंने पहले को प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी कहा। वक्त लगा
और यदि आपने चाहा तो हम इसको जेनेटिक्स को विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। 12वें सवाल पर एकल लक्षण के साथ प्रयोग करना स्वाभाविक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, जिसमें एक लक्षण को लेकर के क्रॉस कराते हैं। एक गैमीट में क्या होता है, यह सवाल है। एक गैमीट में एक जीन होता है, एक उसका एलील होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही है। अनुवांशिक के जनक कौन है, तो ये तो सबको रटा है, इसके पहले हमने उत्तर बता दिया, मेंडल। मेंडल ने किस पर कार्य किया है, तो पाइसम पर किया है, इसका वैज्ञानिक नाम है। मदार पर नहीं किया, लेथिरस पर नहीं किया, डोलिकास पर नहीं किया है। अचानक होने वाला जो वंशागत परिवर्तन होता है वो हमेशा म्यूटेशन की श्रेणी में आता है, इसको परिवर्तन कहते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण, 17वां सवाल। नर और मादा में आप जानते हो 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 44 गुणसूत्र दोनों में समान प्रकार के होते हैं, जबकि 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। मादा में चूंकि दोनों X गुणसूत्र समान प्रकार के होते हैं, अतः इनमें सभी गैमीट्स समान होते हैं, जबकि नर में बना X गुणसूत्र वाला युग्मक मादा तथा Y गुणसूत्र नर के लिए लिंग का निर्धारण करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से एक बच्चा अपनी मां की आवाज के अभिलाक्षणिक ध्वनि को किस प्रकार से पहचानता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्चा जो है अपनी मां की आवाज को कैसे पहचानता है, क्या तीव्रता है, क्या पिच है, तो प्रत्येक ध्वनि की तीव्रता और पिच परिवर्तित हो सकती है, परंतु उसकी गुणता उसे आसानी से पहचान दे सकती है, यानी इसका सही ऑप्शन होगा ध्वनि की गुणता से। अनुवांशिक के नियमों के जनक कौन है, तो इसको आप जानते हैं, तीसरी बार हमने बताया, मेंडल है। और आज के सेशन के अंतिम सवाल पर जब हम पहुंचते हैं तो मेंडल ने अनुवांशिक नियम किसके कारण बना पाए, तो एक ही समय में एक ही लक्षण को लेकर, एक ही समय में एक ही लक्षण। अभी उधर समझाया आपको कि मेंडल अनुवांशिकी के नियम इसलिए दे पाए क्योंकि उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण को लेकर के व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। मेंडल के समय और उसके पहले समान दिशा में कार्य करने वाले वैज्ञानिक, ध्यान से हमारी बात सुनना, कि असफलता का मुख्य कारण यह था कि एक समय में बहुत लक्षणों को का अध्ययन करते थे, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। इसी तरह के सवालों को अगले सेशन में भी पार्ट 2 में भी लाएंगे। अभी जेनेटिक्स के और सारे सवाल, रेस्पिरेशन के सवाल अगले सेशन में हम शामिल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज का सेशन कैसा रहा ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यह हमारा सेशन शाम को 6 बजे लाइव होगा। आप हमारे साथ कोई भी सवाल हो पूछिएगा। आज के लिए बस इतना। बच्चों बाय बाय, नमस्कार।